डूबते हुए जहाज से जिंदा तभी बचा जा सकता है जब आप छोटी नाव लेकर जहाज से कूद जाएं। ऐसा ही कुछ हुआ आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के साथ। One more Aam Aadmi Party leader is currently in the ED net. Rajya Sabha MP Sanjay Singh is arrested in the alleged Delhi liquor scam. Jain was arrested on 30th May under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act. वहीं राघव चड्ढा दिन दुगने रात चौगुने आगे बढ़ रहे हैं। नीति शास्त्र में कहा गया है कि अगर युद्ध में आगे बढ़ते हुए आपको रास्ता साफ मिले तो समझ लेना चाहिए कि यह रास्ता विरोधी के महल तक जा रहा है। लेकिन राघव कहाँ जा रहे हैं ये बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा। एक तरफ आम आदमी पार्टी डूब रही है, वहीं राघव चड्ढा सबके चहीते बने हुए हैं। वो लोगों से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो, ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। राघव चड्ढा जेएनजी के नेता हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, कभी उन्हें सुना है आपका अपोजिशन की भूमिका निभाते हुए? आपने कभी नहीं सुना होगा उन्हें सरकार से सवाल पूछते हुए। अभी तक सिलेंडर, एप्स्टीन फाइल्स पर कुछ बोले हों, या फिर SIR, वोट चोरी, या फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी कोई शब्द फूटा हो। राघव संसद में जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, रील्स वायरल होती हैं, लेकिन कभी सोचा है कि उन मुद्दों का आगे क्या होता है? अच्छा चलिए छोड़िए, ये बताइए, क्या कभी अडानी अंबानी का नाम इनके मुंह से सुनने को मिला है? जबकि उन्हीं की कंपनीज की पॉलिसीज को ये क्रिटिसाइज करते हैं। आप खुद एक कंटेंट क्रिएटर हैं, लाखों व्यूज आपकी वीडियोस पर आते हैं, क्या सिनेमैटिक वीडियो आप बनाते हैं, लेकिन अभी सरकार विरोध करने वाले और सवाल पूछने वाले लोगों के अकाउंट्स उड़ा रही है। एक लोकतंत्र देश में जनता की आवाज का गला घोट रखा है, उस पर आपने क्यों नहीं बोला? सवाल तो बनता है। और एक आंकड़ा ये भी सुनिए कि राघव चड्ढा ने पिछले 4 सालों में अपने MPLAD फंड में से 23.7% पैसा सेक्शन करवाया है और सिर्फ 3.76% ही फंड इस्तेमाल हुआ। आंकड़े और भी हैं, आप तो बस वीडियो देखिए तो ही जानते हैं राघव चड्ढा की पूरी पॉलिटिकल जर्नी और जनता से जुड़े मुद्दों की डार्क पॉलिटिक्स। साल 2011 दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के नेतृत्व में एंटी करप्शन आंदोलन चल रहा था। पूरा देश इस आंदोलन से प्रभावित हो रहा था। जगह जगह रैलियां हो रही थी, लोग सड़कों पर थे, मोमबत्तियां, झंडे, ढोल नगाड़े लिए हुए नारे लगा रहे थे। स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रहे नौजवान बच्चों की रगों में बदलाव खून बनकर दौड़ रहा था। जब लंदन में फाइनेंस फर्म में काम कर रहे एक लड़के ने डिसाइड किया कि अब वो भी स्वदेश लौटेगा और बदलाव की आग में अपने हिस्से की आहुति देगा। वो लौटा और आते ही आंदोलन से जुड़ गया। वो कोई और नहीं बल्कि राघव चड्ढा थे। जब 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन से निकले अपने साथियों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी बनाई तो राघव एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट पार्टी ज्वाइन करते हैं। उन्होंने जन लोकपाल बिल और नई नवेली आप पार्टी का मैनिफेस्टो भी डिजाइन किया। यही वो वक्त था जब राघव ने अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पर राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आम आदमी पार्टी ने उन्हें अपना स्टार कैंपेनर बनाया और हर टीवी डिबेट में आगे किया। तेज तर्रार, पढ़ा लिखा, रिप्रेजेंटेबल युवा चेहरा जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, ऐसा नेता जनता ने पहले कभी नहीं देखा था। और ये चेहरा सिर्फ राघव चड्ढा का चेहरा नहीं था, बल्कि तमाम आम आदमी पार्टी का कमोवेश यही चेहरा था। पढ़े लिखे लोग जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना था, ज्यादातर युवा, सिंपल एक आम हिंदुस्तानी। ऐसे में लोगों ने इनसे खूब रिलेट किया। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी, राघव चड्ढा भी आगे बढ़ते रहे। अब यार राघव चड्ढा की पॉलिटिक्स को समझने से पहले हम थोड़ा सा उनके लाइफ के बारे में जान लेते हैं। राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ। एक साधारण पंजाबी परिवार में पले बड़े राघव बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे। उनकी 12वीं तक की पढ़ाई दिल्ली के एक एलीट मॉडर्न स्कूल से हुई। उनका आर्मी में जाने का मन था, लेकिन किस्मत उन्हें कहां ले जाएगी ये उन्हें खुद भी नहीं पता था। उनके परिवार में पढ़ाई लिखाई को खूब तरजीह दी जाती है। इसी के चलते उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया और साथ ही CA की पढ़ाई भी करते रहे। और महज 22 साल की उम्र में उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कठिन परीक्षा पास करके वो CA बन गए। उन्होंने आगे चलकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम किया और वहीं ग्रांट थॉरंटन और डेलोइट जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में काम किया। वहां उन्होंने टैक्स, ऑडिट और फाइनेंस में अनुभव हासिल किया। फिर दिल्ली लौटकर आंदोलन में हिस्सा लिया, पॉलिटिक्स ज्वाइन की और आज जहां वो हैं वो आपको पता है। लेकिन आपको ये बताना जरूरी है कि वो आज भी एक CA फर्म चलाते हैं। राघव खुद बताते हैं कि उनकी माँ ये कभी नहीं चाहती थी कि राघव पॉलिटिक्स में आए। एक छोटी सी हमारी CA प्रैक्टिस तो अभी है। अच्छा, बट यू आर नॉट पर्सनली, मतलब आई हैव एम्प्लॉयड पीपल हु रन द शो फॉर मी। राघव चड्ढा ने अपना पहला चुनाव 2019 लोकसभा इलेक्शन में साउथ दिल्ली से लड़ा, जिसमें उन्हें बीजेपी के रमेश भिदुड़ी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन राघव नहीं रुके। ये सेटबैक तो था, लेकिन अगले ही साल दिल्ली विधानसभा में इलेक्शन होने थे। इन चुनावों में उन्होंने दिल्ली के राजेंद्र नगर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। ये उनकी पहली चुनावी जीत थी। एक MLA बनकर एक युवा और पढ़े लिखे नेता के रूप में उन्होंने लोगों का विश्वास जीता। सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और पार्टी उन्हें एक के बाद एक बड़े बड़े मौके देती रही। चाहे वो टीवी डिबेट्स में पार्टी को रिप्रेजेंट करना हो, चुनावी रणनीति बनानी हो या फिर पार्टी के फाइनेंस मैनेज करने हो, राघव हमेशा केजरीवाल के करीबियों में रहे।
एक वक्त तो ऐसा भी था कि जब राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड या फिर सक्सेसर के रूप में भी देखा जा रहा था। फिर साल आया 2022, पंजाब में चुनाव थे। राघव चड्ढा को पंजाब की पूरी कमान सौंप दी गई। कयास तो यहाँ तक लगाए जाने लगे कि राघव चड्ढा पंजाब के सीएम बनने वाले हैं। लेकिन फिर कुछ वजहों से भगवंत मान को सीएम बनाया गया, चुनाव जीता और भगवंत मान मुख्यमंत्री बने। आरोप तो यहाँ तक लगे कि पंजाब सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है, यानी आरसी से चल रही है। आरसी मतलब राघव चड्ढा, यानी कि एक सुपर सीएम का रोल। फिर इस साल राज्यसभा चुनाव हुए, राघव को अपनी मेहनत का फल मिला और आपने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। राघव राज्यसभा के सबसे युवा सदस्यों में से एक बने। इस वक्त उनकी उम्र महज 34 साल थी और हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में इतनी कम उम्र तो एक छुटपना ही है और ये उनके राजनीतिक करियर का एक बड़ा माइलस्टोन था। राघव चड्ढा का कद और बढ़ा। वो अक्सर बजट और आर्थिक मामलों में अपनी राय रखते रहे। उन्हें वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का सीधा विरोधी देखा जाने लगा। फिर साल 2023 में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से शादी की और एक बहुत ग्रैंड वेडिंग की, एक आम आदमी की ग्रैंड वेडिंग जो काफी चर्चाओं में रही, कुछ तो राजनीतिक कारणों से और कुछ अपने एस्थेटिक्स के लिए। यहाँ तक राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। राघव चड्ढा केजरीवाल के सिपाही थे, एक चहेते नेता, न सिर्फ जनता की नजरों में बल्कि पार्टी के अंदर भी। फिर साल 2024 में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जाने लगा, लेकिन राघव चुप रहे। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाए, लेकिन राघव चड्ढा चुप रहे। यहाँ तक कि केजरीवाल को, जो कि आम आदमी पार्टी के हेड हैं, उन तक को जेल में डाला गया, लेकिन राघव चड्ढा चुप थे। उनकी पत्नी सड़कों पर थी और राघव चड्ढा कहाँ थे? लंदन में। जब बाद में सवाल उठे तो वो कहते हैं कि वो अपनी आंख का इलाज करा रहे थे। मतलब आप टाइमिंग देखिए। फिर 13 सितंबर 2024 को 156 दिन बाद केजरीवाल जेल से बाहर निकले। इसके 5 दिन बाद राघव चड्ढा उनसे मिलने पहुंचे। यही केजरीवाल और राघव चड्ढा की आखिरी सार्वजनिक मुलाकात थी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप पर आरोप लगाए जा रहे थे, उनको जेल तक में डाला जा रहा था, तब राघव चड्ढा के चेहरे की चमक और बढ़ती जा रही थी। जबकि राघव चड्ढा तो केजरीवाल के नंबर 2 कहे जाते थे, तो उन पर आरोप कैसे नहीं लगे? वो कैसे बच गए? और उनकी चुप्पी किस ओर इशारा करती है, इस बात का अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। जिस भाजपा सरकार ने आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप को जेल में डाल दिया, उसने राघव चड्ढा के साथ कुछ क्यों नहीं किया? ये सवाल तो उठता है। और यही नहीं, आम आदमी पार्टी का दिल्ली से लगभग सफाया हो गया। साल 2025 का विधानसभा चुनाव ही नहीं हारे, बल्कि केजरीवाल और सभी बड़े नेता अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। मतलब इतनी बुरी हार, और पार्टी की सबसे मुखर आवाज एब्सेंट। वहीं जब चुनाव परिणाम आया तो राघव चड्ढा मुंबई में अपने साले सिद्धार्थ चोपड़ा और नीलम की शादी अटेंड कर रहे थे। और ये तो कुछ भी नहीं, जब निचली अदालत ने केजरीवाल और पार्टी के सभी नेताओं को शराब घोटाले से बरी किया तो राघव चड्ढा का बयान तो छोड़िए, बल्कि एक ट्वीट तक नहीं आया। और इन सब से ऊपर जब भी किसी आप नेता से ये सवाल पूछा गया कि राघव कहाँ है, तो गोलमोल जवाब मिला। आज राघव चड्ढा फ्रंट पे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी से दूरी बना के बैठा है। राघव चड्ढा क्या ट्वीट कर रहे हैं, इस पे बहस करने का नहीं है। आज का दिन इस बात पे बहस करने का है कि नरेंद्र मोदी क्या ट्वीट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सब बेबुनियाद बातें हैं। अब इससे पहले आपको संसद में जनता के मुद्दों की सच्चाई बताऊं, आप उससे पहले सांसद साहब के पंजाब के लिए किए गए कामों का लेखा जोखा जान लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो उनको कुल 18.82 करोड़ रुपए अलॉट हुए थे, जो हर सांसद को कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से मिलते हैं, जिनमें से उन्होंने अभी तक 4.46 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए हैं और कुल 6 काम सैंक्शन कराए हैं, जिनमें से 4 काम अभी तक पूरे हुए हैं, जिनकी कुल लागत 70,86,378 रुपए है और बाकी 2 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। अब ये काम भी देख लीजिए, कुछ नया नहीं बनवाया है, बल्कि पहले से बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कहीं फेंसिंग करा दी, बेंचें रखवा दी, कहीं वॉलीबॉल कोर्ट बनवा दिया, तो कहीं मिट्टी पटवा दी, बस। और खर्चा 70,86,378। और तो और इन 4 प्रोजेक्ट्स में वॉलीबॉल कोर्ट की कोई फोटो तक नहीं दी, सिर्फ एक ही फेंस की फोटो 2 जगह लगा दी गई है और एक प्रोजेक्ट का तो कुछ ब्यूरो ही नहीं दिया। राघव चड्ढा के कामों की ये वो जानकारी है जो सरकारी कागजों में दर्ज है, और जो 2 काम बाकी हैं उनमें कुल 3.18 करोड़ खर्च होना है। ये काम है बाढ़ आई जगहों पर पटाई, मिट्टी डलवाना, पत्थर डलवाना, नदियों और पहाड़ी इलाकों में बांध जैसी प्रोजेक्शन वॉल्स बनवाने और रोड साइड फेंसिंग जैसे छोटे मोटे काम हैं। मतलब कि पहले हुए कामों पर डेंटिंग, पेंटिंग और खाना पूर्ति हुई। और ये देखिए, अभी 2025 में पंजाब में भीषण बाढ़ आई थी और सभी सांसदों के पास एक स्पेशल कोटा होता है, कैलेमिटी। इसका मतलब होता है कि प्राकृतिक आपदा। अब इसके तहत कायदे से तो राघव चड्ढा को बाढ़ पीड़ितों के लिए एक अच्छा खासा फंड सैंक्शन करवाना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना? 0। सही सुना आपने, 0। तो भाई साहब, रीलों में तो काम बहुत दिखता है, लेकिन रील और रियल दुनिया में बहुत फर्क है। आंकड़े पोल खोल देते हैं कि असल में कितना काम हुआ है। 4 सालों में 23.7% पैसा सैंक्शन करवाया है और सिर्फ 0.04% फंड ही इस्तेमाल किया है। लेकिन फिर सबने देखा राघव चड्ढा के मास्टर स्ट्रोक रील्स, जेंजी के फेवरेट नेता वाला दौर
और जनता से जुड़े मुद्दे उठाने वाले पढ़े लिखे नेता की इमेज से पूरे सोशल मीडिया को हैक कर लिया। लोग इसे PR स्टंट और रीलबाजी तो कहते थे, लेकिन साथ ही यह भी कहते थे कि बंदा मुद्दे तो सही उठाता है। लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इन मुद्दों की सच्चाई क्या है, ये मुद्दे कब उठे, कब इन पर काम हुआ और कब राघव चड्ढा ने इन्हें हाईलाइट किया। मतलब थोड़ी क्रोनोलॉजी समझिए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। राघव चड्ढा ने लगभग सारे वो मुद्दे उठाए जिन पर सरकार ऑलरेडी काम कर रही थी, जैसे एयरपोर्ट पर महंगे खाने और पानी की बोतल की बात। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती। और उड़ान कैफे खोलने की बात कही। सर, सरकार लाई एक स्कीम जिसका नाम था उड़ान, जिसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। पर यह काम तो ऑलरेडी हो रहा था। उनकी स्पीच से पहले कई उड़ान कैफे खुल चुके थे और इस मुद्दे पर तो एक ऑनलाइन डिबेट भी छिड़ गई थी क्रेडिट लेने की। लेकिन राघव चड्ढा अपने PR के दम पर बाजी मार ले गए। इसके बाद उन्होंने गिग वर्कर्स की सेफ्टी की बात की। सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की और अर्बन कंपनी के प्लम्बर, ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। सर, सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है। लेकिन फरवरी 2025 को ही सरकार ने इसका बजट बनाया था और नवंबर 2025 में इसमें सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे प्रावधान जोड़ दिए गए थे और 2 फरवरी 2025 को ही PIB ने एक प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी थी। लेकिन राघव चड्ढा ने न सिर्फ इस पर पार्लियामेंट में एक स्पीच दी, बल्कि पूरे ड्रामेटिक अंदाज में रीले बनाई और खूब PR कैंपेन चलाया। फिर उन्होंने सभी नागरिकों के लिए एक एनुअल हेल्थ चेकअप का इशू उठाया। फॉर एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर एवरी इंडियन। पर इस पर भी साल 2024 से ही काम चल रहा था और 2025 में इसको और इंटेंसिव बना दिया गया। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी सिटीजन्स को एक फ्री प्रीमियम AI सब्सक्रिप्शन दे दो। भाई साहब, जो आप बोल रहे हैं आपके कानों में जा रहा है? आप हर नागरिक तो छोड़ो, हर स्टूडेंट को भी इतने सारे AI टूल का फ्री सब्सक्रिप्शन नहीं दे सकते, क्योंकि एजुकेशन बजट ही हमारे पास उतना नहीं है। आपने सरकारी स्कूलों के हालात देखे हैं, जहाँ पे बच्चों को बेसिक शिक्षा तो दी नहीं जा रही, जहाँ पे टीचर्स तो है नहीं, स्कूलों में छत नहीं है, टॉयलेट नहीं है, एक ठीक ठाक बेसिक कंडीशन नहीं है। सरकारी स्कूलों और यहाँ तक कि कॉलेजों के हालात आप जानते हैं। वहाँ फ्री AI टूल्स की बात कर रहे हैं। देश भर के स्कूलों और कॉलेजेस में अभी तक फ्री वाईफाई तक तो पहुंच पाया नहीं है। इन सब के ऊपर अभी इंडिया का कोई खुद का ऐसा AI मॉडल तक इतना कारगर नहीं है कि जिसको चलो सबको सस्ते में दिया जा सके। तो साहब, जो आप बात कह रहे हैं वो कहने सुनने के लिए ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। फिर उन्होंने पैटर्निटी लीव को लीगल राइट्स बनाने का मुद्दा उठाया। मैं ये मांग करता हूं कि पैटर्निटी लीव को लीगल राइट के रूप में मान्यता दी जाए, जिस पर तो कब से डिबेट चल रही है। और इनसे पहले तो NPC सांसद सुप्रिया सुले ने बिल पेश करके पार्लियामेंट में एक मुद्दा उठाया था, लेकिन रील किसकी कटी? राघव जी की। और हाल ही में एक मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जब रेप करते वक्त आरोपी विक्टिम की उम्र नहीं देखते, तो आरोपी को सजा देते वक्त कोर्ट उनकी उम्र क्यों देखता है? अब आप ही देखिए कितनी इम्प्रैक्टिकल बात है। क्या एक 40 साल के आदमी और एक 16-17 साल के लड़के में कोई फर्क नहीं है? दोनों की मानसिकता, दोनों की समझ में अंतर नहीं है? और बात रही विक्टिम की एज की, तो चड्ढा साहब, माइनर्स के रेप केस को पॉक्सो के अंडर अलग तरह से हैंडल किया जाता है और बालिग रेप केस को अलग तरह से। दोनों की धाराएं भी अलग होती हैं। इनके आसाराम जैसे बड़े उदाहरण भी हमारे सामने हैं। दूध में यूरिया, शहद में केमिकल रंग, पनीर में कास्टिक सोडा, मसालों में ईंट का बुरादा, आइसक्रीम में डिटर्जेंट पाउडर तो आपने गिनवाए, लेकिन इन पर हुआ क्या? रील बनी, आप वायरल हुए और बस। फोन बिल का मुद्दा उठाया, बढ़िया गणित भी बताया, लेकिन किसी उद्योगपति का नाम तक नहीं लिया। हालांकि TRAI पहले से ही मोबाइल रिचार्ज और प्लान्स पर काम कर रही है और करती ही रहती है और शायद करती ही रहेगी। लेकिन आप बताइए, क्या आपका रिचार्ज 30 दिन का हुआ? नहीं हुआ। हाँ, लेकिन रील जरूर वायरल हुई। राघव चड्ढा जी के ज्यादातर मुद्दे सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन वो असल हकीकत से या तो कोसों दूर हैं या फिर एक सोची समझी PR स्ट्रेटजी। वहीं इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा, अडानी, अंबानी पर कुछ नहीं बोलते। एप्स्टीन फाइल पर एक शब्द तक नहीं बोला, इलेक्शन कमीशन पर एक शब्द तक नहीं बोला, वोट चोरी, डेमोक्रेसी, सिलेंडर, एनर्जी क्राइसिस, फॉरेन पॉलिसीज पर चुप्पी साध ली। और तो और जब सभी पार्टियां चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार को हटाने का प्रस्ताव लाती हैं, तब भी राघव चड्ढा ने उस प्रस्ताव पर साइन नहीं किए और बाद में सफाई देते हैं कि जब 5 सांसदों के साइन करने से काम हो गया तो फिर मैं साइन करके क्या करता। इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, तो इतना शोर क्यों? भाई, बात काम होने की नहीं, बात नियत की थी। आपने क्यों नहीं किया? आप पीछे क्यों हट गए? भाई, अगर नियत ठीक होती तो जब दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के आरोप लगे और आपकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, तभी आप पार्टी के बाकी नेताओं के साथ भी सुर में सुर मिलाकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कुछ बोल सकते थे। पश्चिम बंगाल में भी चुनावी धांधली के आरोप आम आदमी पार्टी तो लगा रही है, लेकिन वहीं पर राघव जी चुप हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में धांधली की बात आम आदमी पार्टी तो करती है, लेकिन राघव जी कुछ नहीं बोलते। इन सब बातों से एक सवाल तो उठता ही है कि राघव चड्ढा जी आप किसकी साइड हैं? चलो ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं कि राघव चड्ढा ने जनता के मुद्दे उठाए,
तो भाई जब आप चमक रहे थे तो थोड़ा पार्टी का नाम भी ले लेते, आपके साथ साथ पार्टी को भी थोड़ा फायदा हो जाता। और जब पार्टी ने आपको डिप्टी लीडर की पोस्ट से हटा दिया तो आपने सीधे पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इससे ये तो साफ हो गया कि ये कोई रूटीन फैसला नहीं था, जैसा कि पहले आप नेताओं ने बोला था। राघव चड्ढा ने अपने रील नुमा अंदाज में अपने सिनेमेटिक वीडियोज में सोशल मीडिया पर आरोप लगाए कि आम आदमी पार्टी मेरी आवाज बंद करना चाहती है। लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? आम आदमी पार्टी एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरी पार्टी। संकेत साफ है कि राघव अब आम आदमी पार्टी के बागी हैं। देखना यह होगा कि स्वाति मालीवाल की तरह राघव चड्ढा भी पार्टी और राज्यसभा बने रहते हैं या फिर जो कयास लगाए जा रहे हैं भाजपा ज्वाइन करने के वो सच साबित होंगे। नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई नेता युवा हृदय सम्राट बनने में कामयाब हुआ है तो वो है राघव चड्ढा। स्ट्रेटजी वही, प्यार और हवाबाजी। देखते हैं आने वाले वक्त में राघव चड्ढा कौन सा रास्ता चुनते हैं। जो भी करेंगे वो आपको हम क्या बताएंगे, उनकी अच्छी और आई सूदिंग डोपामाइन वाली रील से आपको खुद ही पता चल जाएगा। थैंक यू।